आज हम करेंगे पाठ अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में। इस पाठ को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो हम करेंगे ही साथ इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं प्रभाष जोशी जी। प्रभाष जोशी जी ने इस पूरे पाठ में क्या बताया, पहले मुझसे दो चार लाइन में मुझसे सुन लो, ताकि जब मैं इस पाठ के बारे में पढ़ूं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूं, तो आपको ये पूरा पाठ बहुत अच्छे से आसान तरीके से समझ में आ जाए। देखो बच्चों, अपना मालवा, मालवा एक जगह का नाम है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। मालवा के ही लेखक भी हैं। लेखक किसी समय वहीं तो रहा करते थे, लेकिन आज किसी और जगह पर रहते हैं। लेकिन अब वो वापस वहीं मालवा घूमने के लिए या बीच बीच में कभी कभी वो जाते रहते हैं। तो एक बार जब वो वहां गए तो वहां की जो सभ्यता थी, वहां का जो माहौल था, वहां का जो वातावरण था, वो बिल्कुल चेंज था, बहुत चेंज था। पहले के जमाने में जब लेखक रहा करते थे उस समय और आज के समय में क्या बदलाव आया है, इसी बारे में लेखक ने कुछ बताया है। और जो नीचे लिखा हुआ है खाओ उजाड़ू सभ्यता में, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आजकल की संस्कृति, आजकल की जो सभ्यता है वो खाओ उजाड़ू हो गई है। बस अपना स्वार्थ सिद्ध कर रही है। अपना स्वार्थ कैसे सिद्ध कर रही है कि हमारे पास कैसे धन दौलत इकट्ठी हो जाए, इसके लिए कारखाने, फैक्ट्रीज बहुत लगा दी गई हैं, जिससे पोल्यूशन बहुत हो गया है। बरसात की जो मात्रा थी वो कम हो गई है। तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? हम इंसानों का ही, मतलब प्रकृति का हम नुकसान कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली हम अपना ही तो नुकसान कर रहे हैं। तो आज की संस्कृति, आज की सभ्यता खाऊ हो गई है, खा रही है बस और उजाड़ रही है प्रकृति को। तो ऐसी सभ्यता में हमारा मालवा भी आ गया है। मालवा जो प्रकृति से ओतप्रोत रहता था, भरा पूरा रहता था, वो मालवा आज उस स्थिति में नहीं है। यहां यानी मालवा में इतनी बरसात होती थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी, बहुत ज्यादा मात्रा में। लेकिन आज की स्थिति देखें तो आज बरसात थोड़ी भी बरसे तो लोग सोचते हैं आज, मतलब इस साल काफी मात्रा में बरसात हो गई है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, इससे भी कहीं ज्यादा बरसात हुआ करती थी, भरा पूरा या पानी से ओतप्रोत रहता था मालवा। लेकिन आज ये स्थिति नहीं है। इसी बारे में अब ये हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पहले पैराग्राफ में क्या बताया वो भी सुन लो। लेखक कहते हैं कि जब मैं मालवा गया था तो वहां का जो माहौल था वो क्या था, कैसा था? वो बादलों से ढका हुआ था। लोग क्या कर रहे थे, वहां का वातावरण कैसा था, ये सारी बातें अब हम यहां पर पढ़ेंगे, देखते जाइएगा। उगते सूरज की निथरी कोमल धूप राजस्थान में ही रह गई। मतलब जो चमकीली कोमल धूप होती है वो तो राजस्थान के लोग ही ले जाते हैं, क्योंकि राजस्थान में काफी गर्मी पड़ती है। तो राजस्थान में तो रह गई, लेकिन मालवा लगा तो आसमान बादलों से छाया हुआ था। जब मालवा आया तो आसमान बादलों से छा गया था। जो धूप थी वो राजस्थान में ही रह गई थी, मतलब वो राजस्थान के रास्ते से आ रहे थे। तो उस टाइम की बात बता रहे हैं कि राजस्थान में धूप रह गई और मालवा जैसे ही आया तो आसमान बादलों से छाया हुआ था। काले भूरे बादल थे। थोड़ी देर में लगने लगा कि चौमासा अभी गया नहीं है। चौमासा वैसे क्या होता है, 4 महीने होते हैं। वो 4 महीनों में खूब बारिश होती है, तो उसी को कहते हैं चौमासा, आप जानते होंगे। थोड़ी देर में लगने लगा कि चौमासा अभी गया नहीं है, अभी तो यही चौमासा ही लगा हुआ है, तो बरसात तो होनी ही है। जहां जहां भी पानी भरा हुआ रह सकता था, लबालब भरा हुआ था। मटमैला बरसाती पानी था वो। जितने भी छोटे मोटे नदी नाले दिख रहे थे सब बह रहे थे, मतलब सब में पानी बहुत भरा हुआ था। इससे ज्यादा पानी अब यह धरती सोख नहीं सकती थी। मतलब अब धरती जितना सोख चुकी थी, सोख लिया था, इससे ज्यादा वो सह नहीं सकती या सोख नहीं सकती, ऑलरेडी वो सोख चुकी है। ऊपर से बादल की कभी भी बरस सकते हैं, ऐसा माहौल हो गया था। ऐसा एक आसमान बादलों से ढका हुआ हो गया था। आगे क्या हुआ? नवरात्रि की पहली सुबह थी। ये कब की बात हो रही है? जब लेखक वहां आए, यानी मालवा में आए। मालवा में घट स्थापना की तैयारी चल रही थी। गोबर से घर आंगन लीपने और माना जी के ओटले को रंगोली से सजाने की सुबह थी वो। मतलब गोबर से घर आंगन लीप रहे थे और जो मुख्य द्वार था उस मुख्य द्वार पर रंगोली सजाई जा रही थी। ये वहां के माहौल के बारे में बता रखा है कि जब लेखक वहां पहुंचे तो क्या क्या हो रहा था। बहु बेटियों के नहाने धोने और सजकर त्योहार मनाने में लगने की घड़ी आ गई थी। लेकिन आसमान तो घौ घौ कर रहा था। घौ घौ यानी बादलों की गड़गड़ाहट हो रही थी। रास्ते में छोटे स्टेशनों पर महिलाओं की ही भीड़ थी। मैं उजली चटक धूप, लहलाती ज्वार बाजरे और सोयाबीन की फसलें, पीले फूलों वाली फैलती बेलें और दमकते घर आंगन देखने आया था।
मतलब मैं तो ये सोच रहा था कि वहां चटक उजली धूप होगी, लहलाती ज्वार बाजरे की फसल होगी, सोयाबीन की फसलें होंगी, पीले फूलों वाली फैलती हुई बेलें देखने को मिलेंगी, दमकते घर आंगन देखने को मिलेंगे। मैं आया तो इसलिए था देखने, लेकिन लग रहा था कि पानी तो गिरकर ही रहेगा। मतलब ये सब चीजें नहीं होंगी, अब बरसात होगी खूब। ऐसा नहीं कि नवरात्रि में पानी गिरते न देखा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं पहले भी नवरात्रि में पानी गिरते हुए देख चुका हूं, अर्थात बरसात होती है नवरात्रि में। क्वार, क्वार एक महीने का नाम है जो आश्विन का महीना कहलाता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार, जो सितंबर में आता है, ठीक है। तो क्वार महीने में मालवा में मानसून के जाने का महीना होता है। ये एक मानसून के जाने का महीना है। कब? सितंबर। तो सितंबर के महीने में जो बरसात का मौसम था वो अब जा रहा था, कभी थोड़ा पहले भी चला जाता है। इस बार तो जाते हुए भी जमे रहने का धोष दे रहा है। मतलब जा रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी भी जमा रहेगा, यानी अभी भी खूब बरसात होगी। अब आगे के पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि लेखक और लेखक की पत्नी दोनों एक स्टेशन पर उतरते हैं, या नागदा स्टेशन कहते हैं उन्हें। नागदा स्टेशन पे वो रुकते हैं और वहां पर एक चाय की प्याली लेते हैं और भी थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया, रिफ्रेशमेंट ली। लेकिन वहां की खासियत यह है कि वहां पर सारे जरूरी समाचार उनको मिल जाते हैं। वो जरूरी समाचार क्या थे? दरअसल वहां पर एक नदी बहती है, शिप्रा। शिप्रा नदी की वजह से वो भर गई थी, उसका पानी भी बहुत फैल चुका था, घरों में घुस आया था। वो समाचार उनको वहां पर रहकर या वहां पर सुनने को मिले। इसके अलावा लेखक ये सोच रहा है कि पहले के जमाने में इतनी बरसात होती थी, बहुत ज्यादा मात्रा में, और लोग उसके आदी हो चुके थे। आज के जमाने में बरसात बहुत कम होती है, लेकिन कम में भी अगर थोड़ी सी ज्यादा हो जाए तो लोग सोचते हैं इस बार तो बहुत पानी गिरा है। लेकिन ऐसा नहीं है, इससे तो पहले तो और भी ज्यादा पानी गिरता था या बरसात होती थी। तो वही बात अब हम यहां पर पढ़ेंगे। देखिए, नागदा स्टेशन पर मीना जी बिना चीनी की चाय पिलाते हैं। अब वो चाय पीने के लिए रुके, सारे जरूरी समाचार भी देते हैं। गई रात, अब वो क्या समाचार हैं वो आगे आएंगे। गई रात क्वालालंपुर में भारत के हारने से दुखी थे, पूछने पर ही मौसम और खेती पर आए। अब वो क्या बोल रहे हैं? हाँ, अब की पानी बहुत गिरे हो, यानी बहुत पानी हुआ है। किसान कह कि हमारी सोयाबीन की फसल तो गली गई, मतलब किसान कह रहे हैं कि हमारी सोयाबीन की फसल गल गई, पर अब गेहूं चना अच्छा हो गया, मतलब अब गेहूं चना भी अच्छा होगा। सार में उनने कहा, अब ये बात उन्होंने बताई और दुकान में लग गए, दुकान के काम में लग गए। चाय और भजिया उनने अच्छा बनवा के दिया था, मतलब अच्छा लगा था। हम मियां बीवी यानी लेखक और लेखक की पत्नी मजे में खाते पीते उज्जैन पहुंच गए। रास्ते में शिप्रा मिली। शिप्रा मतलब एक नदी का नाम है, शिप्रा। मैया ऐसी भरपूर और बहती हुई तो बरसों में दिखी थी, मतलब इतना पानी तो उसमें कभी भी नहीं देखा था, या बहुत पहले देखा था। गए महीने टीवी पर लाइन पड़ी थी कि उज्जैन में शिप्रा का पानी घरों में घुस गया। घरों में घुस गया, वो हैरान हो गए थे, थोड़े परेशान भी हो गए थे, या एक डर भी था कि हमारे कहीं आसपास इलाकों में तो नहीं बह रहा है। तो भोपाल, इंदौर, धार, देवास सब में झड़ी लगी थी, यानी सब में पानी ही पानी था। सब जगह फोन लगा के पूछा था, खतरा कहीं नहीं था। मतलब पूछ लिया लेकिन खतरा इतना लगा नहीं। लेकिन सबको पुराने दिन याद आ गए कि पुराने दिनों में ऐसा ही होता था। बच्चों, कवि नहीं, लेखक। लेखक का नाम ये मिसप्रिंट हुआ है। लेखक का नाम मैंने क्या बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, यानी पहले के समय में। इसलिए पहले का औसत पानी भी गिरे, यानी पहले का औसत पानी भी अगर पहले आज गिरता है, मतलब पहले का एवरेज और आज वही एवरेज पानी गिरता है, तो लोगों को लगता है कि ज्यादा गिर गया, जबकि पहले का तो ये एवरेज था, इससे भी कहीं ज्यादा पानी गिरा करता था। इस बार भी बरसात वही 40 इंच गिरी थी। 40 इंच मतलब एक नापने का यंत्र है, या यू नापने की एक इकाई है, किसकी? बरसात को नापने की। कहीं ज्यादा है तो कहीं थोड़ी कम भी है। लेकिन लोग टीवी की समझ में, टीवी जैसा बोल रहा है उसी के मान रहे हैं। टीवी की समझ में जो टीवी बढ़ा चढ़ाकर बोलने में लगे हुए हैं। बढ़ा चढ़ाकर क्यों? क्योंकि उनको तो लग रहा है ना कि इतनी बरसात तो काफी हो गई, लेकिन इससे पहले की बातें वो जानते ही नहीं है। उज्जैन, ये बात लेखक कह रहे हैं, उज्जैन से देवास होते हुए इंदौर जाना हो तो मालवा के आंगन से निकलना ही होगा, क्योंकि मालवा के से होकर ही जाना पड़ता है। क्वार, क्वार जो एक महीना जो मैंने बताया था, यानी सितंबर आश्विन का महीना, तो क्वार की धूप होती तो भरी पूरी गदराई, गदराई माने निखरी हुई हरियाली से तबीयत झक हो जाती, मतलब ऐसा देखकर नजारा मजा आ जाता। लेकिन हुआ क्या? कुएं, बावड़ी, तालाब, तलैया के लबालब भरे, मतलब ये सब चीज पानी से भरा हुआ था। नदी नालों को बहते और फसलों को लहराते देखा तो क्या गजब की विपुलता आई, मतलब
विपुलता की आश्वस्ति मिली। विपुलता यानी अधिकता का आश्वासन मिला कि आज भी चलो पानी तो है, पानी की मात्रा तो कम से कम पर्याप्त है। मतलब फसलों को जब ये लहलाते हुए लेखक ने देखा तो गजब का एक नजारा देखने को मिला कि उनको एक आश्वासन मिला कि आज भी पानी कम नहीं बहता यहां पर। तो विपुलता की आश्वस्ति मिली। खूब मनाओ दशहरा दिवाली, खूब मनाओ दशहरा दिवाली यानी जब ये चीजें होंगी, मतलब अच्छा खासा पानी आएगा, तभी तो दिवाली दशहरा अच्छा मनाया जाएगा, क्योंकि लोगों के पास रोजगार होगा, लोगों की फसलें अच्छी होंगी। अब की मालवो खूब पाक्यो है यानी खूब बरसा है, खूब पानी हुआ है। इंदौर उतरते ही गाड़ी से सामान रखते दव्वा को कहा कि अपने को सब नदियां, सारे तालाब, सारे ताल तलैया और जलाशय देखने हैं, सब पहाड़ चढ़ने हैं। ये बात लेखक कह रहा है अपने एक साथी से। क्या कहा कि मुझे सब नदियां देखनी है, सब तालाब देखने हैं, जलाशय भी देखने हैं और पहाड़ भी चढ़ने हैं। हालांकि ये काम वो लेखक पहले कर चुका है, लेकिन लेखक उस समय में युवा हुआ करता था। आज वो बुजुर्ग हो चुके हैं लेखक। तो लेखक के जो साथी से जो उन्होंने कहा दव्वा को, तो दव्वा हैरान हो गए कि इस उम्र में आपको ये काम करना है। तो अब क्या लिखा है देखो, ऐसा ही कुछ उसने मुस्कुराते हुए कहा, यहीं से नहीं यार, पहले माता बिठाएगा, मतलब पहले हम माता के दर्शन करेंगे, उसके बाद ये सारे काम करेंगे। तो वो कहने लगा माता तो बैठ गई, आरती भी हो गई ताऊ जी, 1 बजने वाला है। अब बाद में पाया, अब लेखक अपने आप ही मन में सोच रहा है, क्या सोच रहा है, बाद में पाया कि उम्र भी अब 70 की हो जाएगी, पहाड़ चढ़े नहीं जाएंगे। अब वो सोच रहा है कि अब ये सारी चीजें हो तो पाएंगी नहीं, मैं कह तो दिया मैंने, लेकिन अब ये स्थिति हो है तो नहीं, तो पहाड़ चढ़े नहीं जाएंगे, नदी नाले पार नहीं होंगे, सूखती सुनहरी घास बुलाएगी, लेकिन उस पर लेटकर रड़का नहीं जा सकेगा, रड़का यानी लुढ़का नहीं जा सकेगा, जो पहले लेखक किया करता था। मन से तो किशोर हो सकते हैं, मन से तो आज भी मैं किशोर हूं, लेकिन शरीर वैसा फुर्तीला, लचीला और गर्वीला नहीं हो सकता, पहले जैसा नहीं है वो शरीर। उम्र जो ले गई उसे ले जाने दो, उसका जो है रखे, जो अपना है उसे जिए। मतलब जो मेरे पास है अब तो मैं वही जी सकता हूं, जो उम्र ले गई अब ले जाए, क्या कर सकते हैं। तो यही बात यहां तक हमने पढ़ी। अब आगे क्या लिखा हुआ वो भी सुनो कि लेखक अब नर्मदा नदी को देखता है और नर्मदा नदी को देखते हुए अपने पुराने दिन याद करता है। और अब वो जब वो देख रहा है नर्मदा नदी को, वहां पर एक बांध बनाया जा रहा है। उस बांध के बनने से शायद नदी नाराज है, इसीलिए कभी उछल रही है, कभी गहरे उतर रही है, इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो लेखक ऐसा अनुमान लगाता है कि शायद ये नाराज है कि इस पर बांध बनाया जा रहा है। तो ये चीजें तो हैं ही इस पैराग्राफ में, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और कि लेखक अपने पुराने दिनों को याद करता है कि पुराने टाइम पर यहां क्या क्या हुआ करता था और आज कितना बदलाव हो गया है। यही बात अब हम यहां पर पढ़ेंगे। देखिए, इस त्रासदायी का मतलब ये दुख देने वाली प्रतीति के बावजूद 2 जगह से नर्मदा देखी। त्रासदायी का मतलब दुख देने वाली, यानी ये जो हमने ऊपर पढ़ा कि उनका शरीर अब वैसा नहीं रहा, ये त्रासदायी को कहा है, लेकिन फिर भी प्रतीति है, प्रतीति यानी प्रेम है उस चीजों से। इसके बावजूद 2 जगह से नर्मदा देखी, 2 जगह उन्होंने नर्मदा देखी। ओंकारेश्वर में उस पार से सामने सीमेंट कंक्रीट का विशाल राक्षसी बांध उस पर बनाया जा रहा था, मतलब बहुत भयंकर बांध वहां पर बन रहा था। शायद इसीलिए वह चिढ़ रही थी, कौन, नर्मदा नदी, शायद वह इसीलिए चिढ़ती और तिन तिन फिन फिन करती बह रही थी। कैसे बह रही थी वो आगे लिखा हुआ है, मटमैली, कहीं छिछली, अपने तल के पत्थर दिखाती, कहीं गहरी अथाह, मतलब कहीं तो बहुत ही ज्यादा पानी था, गहरा था, अथाह था, और कहीं वो पत्थर भी दिखा रही थी अपने तल के, इतनी कम थी। वे बड़ी बड़ी नावें वहां नहीं थी, पहले जो बड़ी बड़ी नावें वहां चलती थी अब वहां नहीं थी, शायद पूर्व में बहने से बचाकर कहीं रख दी गई थी। किनारों पर टूटे पत्थर पड़े थे, ज्योतिर्लिंग का तीर्थ धाम वह नहीं लग रहा था। पहले वहां ज्योतिर्लिंग का तीर्थ धाम हुआ करता था, अब वहां ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां अब बड़ी बड़ी मशीनें चल रही थी और भी बहुत कुछ हो रहा था, यानी निर्माण का कार्य हो रहा था, निर्माण में लगी बड़ी बड़ी मशीनें और गुर्राते ट्रक थे। वहीं थोड़ी देर क्वार की चिलचिलाती धूप मिली, लेकिन नर्मदा के बार बार पुराने के निशान चारों तरफ थे। बावजूद इतने बांधों के नर्मदा में अब भी खूब पानी और गति है। वहां बांध बन रहा है, लेकिन फिर भी उतनी ही गति, उतना ही बहाव वहां पर है। नेमावर के पास बजवाड़ा में नर्मदा शांत थी और गंभीर थी और भरी पूरी थी। मतलब एक जगह ऐसी थी जहां नर्मदा बहुत शांत गंभीर थी। शाम हो जाने पर भी जैसे अपने अंदर के मंदे उजाले से गमक रही थी, गमक यानी महक रही थी। चवथ का चांद उस पर लटका हुआ था। चवथ यानी चतुर्थी का जो चांद होता है, जो बहुत खूबसूरत था, वो वहां पर मौजूद था, दिख रहा था। मिट्टी की ऊंची कगार पर पेड़ों के बीच बैठे हुए हम चुपचाप उसे प्रणाम कर रहे थे। बहन जी ने जैसे उसे सहलाते हुए कहा, थक गई है। मतलब नर्मदा नदी जो बहुत शांत गंभीर भरी पूरी है, अब बहुत शांत हो चुकी है, गंभीर हो चुकी है, तो ऐसा लग रहा है जैसे यहां आते आते वो थक गई है, ऐसा महसूस हो रहा है। देखना अब रात को बहेगी, जैसे ही थोड़ा आराम कर लेगी वो बहुत तेजी से बहना शुरू कर देगी। रात भर हम उनके किनारे ही सोए, सवेरे उठकर फिर जैसे उसके नमन में उसके किनारे पर बैठे, जैसे उनको हम नमन कर रहे हो, इस तरह से हम किनारे पर बैठे ही रहे।
उस नर्मदा नदी के। वह शांत बह रही थी। अपन घाट नीचे नर्मदा किनारे के लोग, बहन जी गंगा किनारे की हम नदी को नदी नहीं मां मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनकी पूजा करते हैं, इनसे ही तो बहुत कुछ मिला है हमें, ऐसा लेखक और लेखक के वहां के लोग मानते हैं। नर्मदा मैया है, उससे हम बने हैं, उसके किनारे बैठना मां की गोद में डूबना है। ओंकारेश्वर और नेमावर जाते हुए दोनों बार विंध्य के घाट उतरने पड़े। अब इस पैराग्राफ में क्या बता रखा है वो भी सुन लो। लेखक अब यहां नदियों के बारे में बता रहा है, खास तौर पे शिप्रा नदी के बारे में। तो शिप्रा नदी के बारे में क्या बताएगा वो देख लेना। एक तरफ सिमरोल का घाट, दूसरी तरफ बिजवाड़, यानी एक जगह है, दोनों में सोगान के जंगल, पत्ते खंकारे होते हुए, खांखरे मतलब होता है जो पत्ते सूख जाते हैं और आवाज करते हैं, तो वो होते हैं खांखरे। पत्ते खांखरे होते हुए फिर भी फुनगियों पर फूल के झल्ले थे। पत्ते सूख चुके थे लेकिन फूल के झल्ले वहां पर मौजूद थे। सिमरोल के बीच से चोरल खूब बहती हुई मिली, चोरल नदी। बिजवाड़ में हर नाला बह रहा था। हर पहाड़ी नदी की रपट पर पानी था, मतलब हर जगह पानी था। बचपन में पितृपक्ष और नवरात्रि पर ऐसा ही पानी मिलता था। मतलब एक टाइम पीरियड बता रखा है कि जब पितृपक्ष आता था और नवरात्रि आती थी तब ऐसा ही पानी यहां पर होता था। सारे नदी नाले ऐसे ही कलमल करते जीवित होते। कलमल यानी बहने की आवाज होती है, कलमल करना, तो नाले नदी ऐसे ही आवाज करते थे। पहाड़ों के सीने में कितने स्रोत हैं, मतलब कितने झरने बह रहे हैं। सब बहे तो नीचे की काली मिट्टी खूब उमक कर फल फूल और अन्न देती है। मतलब झरने बहते हैं तो ये फसलें उत्पन्न होती है। नेवावर के रास्ते पर ही केवड़ेश्वर है, जहां से शिप्रा निकलती है। शिप्रा एक नदी का नाम। कालिदास की शिप्रा, कालिदास ने शिप्रा के बारे में बहुत लिखा है। बहुत बड़ी नदी नहीं है, लेकिन उज्जैन में महाकाल के पांव पखारे तो पवित्र हो गई। पवित्र नदी मानते हैं उन्हें। किसको? शिप्रा को। चंबल विंध्य के जाना पाव पर्वत से निकलती, और मतलब इस पर्वत का नाम है ये जाना पाव, इस पर्वत से वो निकलती है और निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, ग्वालियर होती हुई इटावा के पास जमुना में मिल जाती है। कौन मिल जाती है ये तो आप समझ ही गए होंगे, शिप्रा नदी। चलिए, लेकिन ये तो आप समझ गए, लेकिन क्या आश्विन का महीना आप बता पाओगे, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कौन से महीने में आता है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। अब आगे के पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि लेखक चंबल नदी के बारे में बता रहा है और साथ साथ यह भी बता रहा है कि इस बार पानी बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ है। बहुत ज्यादा का मतलब पहले के साथ तुलना तो नहीं कर सकते, पहले जितना होता था उतना तो नहीं है, लेकिन और सालों के मुकाबले इस बार बहुत ज्यादा पानी हुआ है, जिसकी वजह से बांध के ऊपर से भी पानी बह रहा है। नदी के बांध के ऊपर से पानी बहना मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में पानी हो जाना था। और साथ साथ नदी इस पानी से बचने के लिए साइफन चलानी पड़ती है। साइफन एक पाइप होती है जो अलग अलग एक मोड़ तोड़ के बनाई गई होती है, घुमावदार पाइप होती है, आपने शायद देखा हो। तो उस साइफन से पानी निकालना पड़ा। इसके साथ साथ और एक बात यह भी बता रहा है लेखक कि पहले के लोग बहुत सचेत थे कि पानी को सुरक्षित कैसे रखा जाए। इतना ज्यादा मात्रा में पानी होना और उस पानी को भी संभाल कर रखना, क्योंकि ये पानी ही तो है जो हमें जीवन दे रहा है, इसको संभालना भी होगा। और आज के इंजीनियर की बात करें तो आज के इंजीनियर ये बात जानते ही नहीं है। पहले इंजीनियर नहीं, पहले तो राजा महाराजा इनके हाथ में होता था, तो पहले के लोग बड़ा संभाल के रखते थे। क्या करते थे? तालाब बनवाते थे, बावड़ियां बनवाते थे, ये सारी चीजें हुआ करती थी। लेकिन आज ये स्थिति नहीं है। आज के जो इंजीनियर है या आज के जो लोग हैं, तालाब में अगर कीचड़ है तो वो कीचड़ पड़ा ही रहता है, जबकि वहां उसको साफ करके उसमें पानी आ सकता है, बावड़ियां बनाई जा सकती हैं जिसमें पानी को सहेज कर रख सकते हैं। लेकिन आज ये स्थिति नहीं है। पानी बिना वजह इधर से उधर हो जाता है और उसको संभाल कर रखना ये आज के लोग जानते ही नहीं है। ये बात लेखक कह रहा है। देखिए क्या लिखा है। चंबल को हमने घाटा बिलोद में देखा। चंबल एक नदी का नाम। काफी पानी था, खूब बह रही थी। उसमें नहाते लड़के को गर्व था कि यहां छोटी दिखती हो तो क्या, हमारी चंबल से गंगा ही बस बड़ी है। यानी इतनी बड़ी चंबल नदी है, यहां ही तो छोटी है बस, आगे बहुत बड़ा बांध है, खूब पानी है। मतलब बांध भी बना हुआ है और उसमें खूब पानी है। इस बार गांधी सागर के सब फाटक खोलने पड़े। फाटक खोलने पड़े मतलब बांध खोलने पड़े ताकि वो पानी निकल जाए, वो बांध टूटे नहीं, तो इसके फाटक खोलने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इतना पानी हो गया है, इतना पानी भरा। गंभीर इतनी बड़ी नहीं, लेकिन हालोद के आगे यशवंत सागर को इस बार फिर उसने इतना भर दिया कि 2500 साइफन चलाने पड़े। पानी की एक नली होती है साइफन, जो घुमावदार होती है, मैं जैसा पहले बता चुका हूं। तो वो 2500 साइफन चलाने पड़े, तब जाकर थोड़ा निजात मिला। 67 साल में तीसरी बार ऐसा हुआ है। इतने सालों में पार्वती और काली सिंध ने फिर रास्ता रोका। मतलब एक पुल था, वहां पर पानी आ गया था, तो
रास्ता रोक रखा था। 2 दिन उनके पुल पर से पानी बह रहा था। इस बार मालवा के पठार की सब नदियों में पुराई बहुत भरे हुए थे। उसके पास से बहने वाली नर्मदा में भी खूब पानी आया। मतलब ये लेखक यहां ये बता रहा है कि हर जगह बहुत ज्यादा मात्रा में पानी था इस बार पहले की तुलना में। बरसों बाद हजारों साल की कहावत सच्ची हुई है। एक कहावत थी मालवा के लिए। क्या कहावत थी? मालव धरती गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर। अब ये कहावत वैसे समझ गए होगे, फिर भी बता देता हूं कि मालवा की जो धरती है वो गहन गंभीर है। डग डग रोटी मिलती है। कैसे मिलती है? यानी फसलें अच्छी होती है यहां पर। और किसके कारण? पग पग नीर होने के कारण। हर पग हर कदम पर पानी ही, नीर माने होता है पानी, हर कदम पर पानी ही पानी है यहां। दक्षिण से उत्तर की ओर ढलान वाले इस पठार की सभी नदियों के दर्शन हुए। खूब पानी, खूब बहाव और खूब कृपा हुई। नदी का सदा नीर रहना, सदा नीर माने, सदा माने हमेशा, और नीरा माने नीर, पानी, हमेशा पानी से भरा हुआ रहना जीवन के स्रोत का सदा जीवित रहना है। मतलब ये पानी से ही तो जीवन है हमारा। तो ये बात लिखी हुई थी। अब लेखक पहले के लोग और आज के इंजीनियर से तुलना करते हुए कहता है कि आज के लोग जानते क्या हैं। नदियों के बाद नंबर था तालाबों का। हमारे आज के इंजीनियर समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते हैं, जबकि वो जानते ही नहीं है। और पहले के जमाने के लोग कुछ जानते ही नहीं थे, ऐसा आज के इंजीनियर मानते हैं। अब लेखक थोड़ा व्यंग्य करते हुए कहता है कि हाँ ये बात सच है, क्योंकि ज्ञान तो पश्चिम के रेनेसां का बाद ही आया। मतलब पहले तो ज्ञान था ही नहीं, ये तो बाद में आया है ज्ञान। मालवा में विक्रमादित्य और भोज और मुंज रेनेसां के बहुत पहले हो गए। वे और मतलब पहले के लोग ये सारी चीजें कहां जानते थे, ऐसा वो व्यंग्य करते हुए कहते हैं। वे और मालवा कि सब राजा जानते थे कि इस पठार पर पानी को रोक के रखना होगा। ये पहले के लोग बहुत अच्छी तरह से सचेत थे, समझते थे। सबने तालाब बनवाए, बड़ी बड़ी बावड़ियां बनवाई। बावड़ियां क्या होती हैं? जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, ये बावड़ियां हैं, इसको बावड़ियां कहते हैं। बनवाई ताकि बरसात का पानी रुका रहे और धरती के गर्भ में, जो धरती के अंदर जा चुका है पानी, उस पानी को जीवंत रख सके। हमारे आज के नियोजक और इंजीनियर ने तालाबों को गाद से भर दिया, गाद यानी कीचड़ से भर दिया, और जमीन के पानी को पाताल से भी निकाल लिया। मतलब पहले के जो लोग थे वो पानी को संभाल कर रखते थे, और जो धरती के नीचे जा चुका पानी है उसको जीवंत रखते थे, उसको संभाल कर रखते थे, वो उसको छेड़ते भी नहीं थे। लेकिन आज के जमाने में जो पानी है वो संभालते तो है नहीं। अब जब जरूरत पड़ती है तो क्या करते हैं? धरती के नीचे से पानी निकालते हैं, तो वो जो धरती का पानी है वो यूज होता है। तो यही बात लिखा हुआ है कि जमीन के पानी को पाताल से भी निकाल लिया लोगों ने। आज के जमाने में नदी नाले सूख गए हैं, पग पग नीर वाला मालवा सूखा हो गया। लेकिन इस बार, अगर इस बार की बात करें तो इस बार ये स्थिति नहीं है। इस बार बिलावली भर गया है, पिपलिया पाला भर गया है। ये जगह के नाम है, आपको अजीब अजीब लग रहे होंगे। अगर आप वहां रहते हैं तो आपको अजीब नहीं लग रहे, लेकिन अगर आप वहां नहीं रहते, आसपास नहीं रहते, तो आपको ये नाम अजीब लग रहे होंगे। तो आप नामों पे मत जाइए, बात को समझिए कि ये कुछ जगहों के नाम है जहां पर पानी भर गया है। सिरपुर में लबालब पानी है, और यशवंत सागर के सभी साइफन तो चले ही थे, है ना। तो इससे पता चलता है कि कितना पानी है। फिर भी इंदौर की खान और सरस्वती नदियों में उतना पानी नहीं है जितना होना चाहिए, जितने में मैं कभी नहाया हूं। मतलब मैं पहले नहाया करता था और नाव पर सैर की है, उस जमाने में इतना पानी हुआ करता था, लेकिन आज उतना पानी आज भी नहीं है। अब आगे वाले पैराग्राफ में क्या बताया वो भी सुनो। लेखक अब कुछ आंकड़ों के बारे में बात करता है। मतलब बताता है कि पहले इतनी बारिश होती थी और आज इतने इंच पानी होता है, इतना फर्क आ गया है। एक तो ये बात करता है। दूसरा, पहले का जो जमाना था, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हाथी पर बैठकर जाया जाता था। क्यों? क्योंकि पानी ही इतना हो जाता था कि हाथी जितनी ऊंचाई लेनी पड़ती थी, हाथी पर बैठकर पार करना पड़ता था। तो ये सब चीजें यहां पर हम पढ़ेंगे। देखो, हाथीपाला का नाम, एक हाथीपाला जगह का नाम है, इसलिए है कि कभी वहां की नदी को पार करने के लिए हाथी पर बैठना पड़ता था। चंद्रभागा पुल के नीचे उतना पानी रहा करता था जितना महाराष्ट्र की चंद्रभागा नदी में है। मतलब आज चंद्रभागा नदी में जितना पानी है ना, उतना तो उस समय में चंद्रभागा का जो पुल था उसके नीचे इतना पानी हुआ करता था। इतना डिफरेंस आ गया है। इंदौर के बीच से निकलने और मिलने वाली ये नदियां कभी उसे हरा भरा और गुलजार रखती थी, यानी इतना पानी हुआ करता था। आज वे सड़े नालों में बदल गई हैं, नाले हो गए हैं वो। किसी टाइम नदियां हुआ करती थी। शिप्रा, चंबल, गंभीर, पार्वती, काली सिंध, चोरल, ये सब नदियों के नाम हैं। सबके यही हाल हो रहे हैं। मतलब अब वो स्थिति नहीं है जो पहले हुआ करती थी। आपको लग रहा हो कि इस साल नदी बही है, सॉरी इस साल ज्यादा पानी गिरा है। हाँ, पानी जरूर गिरा है, लेकिन ये सिर्फ चौमासा के लिए है। बाकी के महीनों में क्या, बाकी के महीनों में तो ये जो नदियां है वो नालों के रूप में बहती हैं बस। मतलब इतना कम पानी। तो
लेखक यही बात बता रहा है कि पहले का युग और आज के युग में इतना डिफरेंस आ गया है। पानी इस बार जरूर हुआ, लेकिन बाकी के महीनों में ये स्थिति नहीं है। लेकिन पहले बाकी के महीनों में भी उतना ही पानी रहा करता था, क्योंकि लोग बचा कर रखते थे इन चीजों को। देखो आज वे सॉरी, ये हो चुका है। इसके बाद ये सदानिरा नदियां मतलब ये हमेशा पानी रहने वाला नदियां अब मालवा के गालों के आंसू भी नहीं बहा सकती। गालों पर जितना पानी होता है ना, उतना भी नहीं है। चौमासों में चलती है, चौमासे में तो चलती है ये नदियां, मतलब पानी बरसात आती है जब। बाकी के महीनों में बस्तियों के नालों का पानी ढोती है, नालों में ही पानी रहता है बस। नदियों ने सभ्यताओं को जन्म दिया। हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है, मतलब नदियां नाले जैसा रूप ले गई हैं। इस साल मालवा में सामान्य बारिश जो कि 35 इंच से 5 ही इंच ज्यादा पानी गिरा है, और इतने में ही नदी नाले तालाब बावड़ियां और कुएं चैतन्य हो गए हैं, यानी सचेत हो गए हैं, इतने में ही भर गए हैं। लेकिन पहले स्थिति इससे भी कहीं ज्यादा होती थी। अपने पहले अखबार, यानी पहले एक अखबार आता था, नाम था नई दुनिया, नाम सुना होगा, बहुत फेमस था, कि लाइब्रेरी में अब भी पानी के सन 1878 से रिकॉर्ड मौजूद है। मतलब आज अगर आपको जानना है कि पहले कितना पानी हुआ करता था, तो एक काम कीजिए, लाइब्रेरी में नई दुनिया नाम की अखबार में एक बार पढ़ लेना, पहले के अखबार, तो आपको पता चलेगा कि 1878 से जो रिकॉर्ड रख रखे संभाल कर, वो कितने ज्यादा मात्रा में थे। 128 साल की यह जानकारी ही आंख खोलने के लिए काफी है। मतलब 1878 से 128 साल तक की जो जानकारी है, यह आपको बता देगी, आंख खोलने के लिए काफी होगी कि पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। कि इनमें एक ही साल ऐसा था 1899 का, जब मालवा में सिर्फ 15.75 इंच पानी गिरा था, यानी इतना कम। इससे कम तो कभी भी नहीं गिरा, यह भी काफी है। लोक में यही 56 का काल है, लेकिन राजस्थान के ठेठ मारवाड़ से तब भी लोग यहीं आए थे, और मतलब इतना कम पानी गिरा था, और राजस्थान के लोग जब यहां आए थे और कह रहे थे कि तब भी खाने और पीने को काफी कुछ था, मतलब तब भी सूखा नहीं पड़ा, इतनी कम बारिश होने के बावजूद भी। इन 128 सालों में एक ही साल अतिवृष्टि का था, मतलब बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, वो था सन 1973 में 77 इंच पानी गिरा था। तब भी यशवंत सागर, बिलावली, सिरपुर और पीपल्या पाला टूटकर बहे नहीं थे। मतलब इतना बढ़िया बंदोबस्त था कि ये जो जगह थी ना, ये जो बांध थे, ये टूटकर नहीं बहे थे। आज थोड़ी सी बरसात हो जाए, बस बांध को बिखरते देर नहीं लगती। मतलब पहले की स्थिति और आज की स्थिति में फर्क दिखाया गया इस पूरे पाठ में। 28 इंच से कम बारिश हो तो वह सूखे का साल होता था। कब? उस टाइम 28 इंच। और आज तो यूं मान सकते हो कि सारे ही सूखे के साल है, क्योंकि इतनी ही लगभग बरसात होती है। लेकिन ऐसे साल ज्यादा नहीं थे पहले। अगर मतलब 28 इंच से कम बारिश हो, ऐसे साल बहुत ज्यादा नहीं हुआ करते थे। 56 के काल में देश भर में हाय हाय मचाई हो, लेकिन मालवा में लोग न प्यासे मरे न भूखे। मतलब सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन मालवा में तर हुआ था, तर, क्योंकि वहां पर पानी ही इतना हुआ करता था, क्योंकि उसके पहले के साल खूब पानी था और बाद के साल में भी था। तो सूखा कहां से हो? मतलब एक साल पानी नहीं है, बाकी तो पहले भी और बाद में खूब पानी ही पानी है, और वहां के लोग सहेज कर भी रखते थे, तो सूखा पड़े कैसे? अपने नदी नाले तालाब संभाल के रखो तो दुष्काल यानी बुरे समय का साल मजे में निकल जाता है। बुरा साल आ भी जाए ना, तो भी दिक्कत नहीं होती, अगर पहले की स्थिति को देखते हुए कि आज ज्यादा पानी गिर रहा है, इसको संभाल कर रखना चाहिए। ये अगर ऐसी स्थिति कर ली जाए तो बुरे समय में ये काम आती है। लेकिन हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं, वह उजाड़ की अपसभ्यता है। मतलब आज जो जितना विकास के नाम पर हम औद्योगिक सभ्यता अपना रहे हैं, मतलब उद्योग के लिए कारखाने, फैक्ट्री, इनके लिए तो जगह है, लेकिन पानी को संभालने के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये जो विकास की संस्कृति है, विकास की सभ्यता है, ये उजाड़ की अपसभ्यता है। सभ्यता नहीं है, अपसभ्यता है, सभ्यता का विपरीत। तो ये खाओ उजाड़ू सभ्यता है। बच्चों, चैतन्य का मतलब मैंने क्या बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखते कितने बच्चे अभी तक भी ध्यान से सुन रहे हैं। अब आगे के पैराग्राफ में लेखक कहता है कि आज मालवा में इतनी बरसात नहीं होती जितनी पहले होती थी। कारण क्या है? कारण तो आप वैसे समझ ही गए हैं, लेकिन ये जो कारण है ना, ये आपको एक नई दुनिया अखबार जो मैं पहले ही बता चुका हूं, उसके अंदर भी लिखे हुए हैं कि आज स्थिति क्यों बदलती जा रही है। तो वो अगर आप पढ़ लो तो सारी चीज बताने के लिए वो काफी है। तो यही बात लिखी हुई है कि आज जितना एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है वो किस कारण हुआ है। दरअसल धरती की जो गर्माइश है वो बढ़ती जा रही है। 3 डिग्री कम नहीं होता, 3 डिग्री सेल्सियस धरती की गर्माइश बढ़ी है, जिससे
ये क्यों हुआ? दरअसल इतना पॉल्यूशन, ये खाऊ उजाड़ू जिसको मैं बोल रहा हूं, खाऊ उजाड़ू जो सभ्यता है, ये इतनी ज्यादा विकसित हो गई है, खास तौर पर बड़े बड़े देशों में, बड़े बड़े देश यानी अमेरिका, यूरोप जैसे ये बड़े बड़े जो जगह है, वहां पर ये स्थिति बहुत गंभीर है। उसकी वजह से यहां पर भी ऐसा ही माहौल बनता जा रहा है और स्थिति बदलती जा रही है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि एटमॉस्फेयर बदल गया है। आज गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, सर्दी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो ये सारी स्थिति क्यों हो रही है? ये सारा बदलाव कहां से आया? वही अब इस पैराग्राफ में आया हुआ है। देखो, नई दुनिया की ही लाइब्रेरी में कमलेश सेन और अशोक जोशी, ये दो लोग हैं, धरती के वातावरण को गर्म करने वाली, इन दो लोगों के बारे में क्या बता रहे हैं कि इन दो लोगों ने अखबारों की कतरने, अखबारों की जो एक कटिंग्स हैं, उसको संभाल के रखा हुआ है, यह बताने के लिए कि खाऊ उजाड़ू सभ्यता ने मालवा की धरती को कैसे खत्म कर दिया है। यही बातें लिखी हुई है कि कमलेश सेन और अशोक जोशी ने धरती के वातावरण को गर्म करने वाली इस खाऊ उजाड़ू सभ्यता की जो कतरने निकाल रखी हैं, जो कटिंग्स निकाल रखी हैं, वे बताने के लिए काफी हैं कि मालवा धरती गहन गंभीर क्यों नहीं है और क्यों यहां डग डग रोटी और पग पग नीर नहीं है जो पहले हुआ करता था। क्यों हमारे समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है, क्यों हमारी धरती के ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है, क्यों हमारे मौसमों का चक्र बिगड़ रहा है, क्यों लद्दाख में बर्फ की बजाय पानी गिर रहा है। किसी टाइम बर्फ गिरा करती थी, आज पानी गिरता है। इतनी गंभीर स्थिति आ गई है। क्यों बाड़मेर के गांव डूब गए, क्यों यूरोप और अमेरिका में इतनी गर्मी पड़ रही है, क्योंकि वातावरण को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैसों ने मिलकर धरती के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है। ये गैसें सबसे ज्यादा अमेरिका और फिर यूरोप के विकसित देशों से निकलती हैं। अमेरिका इन्हें रोकने को तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वह मानता ही नहीं है कि धरती के वातावरण के गर्म होने से सब गड़बड़ी हो रही है। वो इस बात को मान ही नहीं रहा है। अमेरिका की घोषणा है कि वह अपनी खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति पर कोई समझौता नहीं करेगा। वो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन हम अपनी जीवन पद्धति को, जीवन पद्धति माने जीवन जीने के ढंग को क्या समझते हैं? हम जैसे चाहें वैसे जी सकते हैं? ऐसा नहीं है। हमें प्रकृति को संभाल कर भी रखना होगा। बच्चों, आपको लग रहा हो ये पाठ खत्म हो गया है? जी नहीं, अभी तो आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी तो चाहिए होंगे। लेकिन ये चीजें मिलेंगी कहां? ये मिलेंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सबसे ऊपर एक लिंक दिया है, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th इलेक्टिव। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा। कुछ इस तरह से यहां पर आपको एक ही जगह पर ये तीनों चीजें देखने को मिल जाएंगी। ये तीनों चीजें जरूर देख लेना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। इस चैप्टर को आप अगर अच्छे से समझ चुके हो तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लेखक को सफर शुरू होते ही कौन सी नदी मिली? लेखक को सफर शुरू होते ही कौन सी नदी मिली? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट कर देना ना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। लेखक को सफर शुरू होते ही कौन सी नदी मिली थी? आपके ऑप्शन ए चंबल, बी नर्मदा, सी शिप्रा, डी ताप्ती। आपके 5 सेकंड होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी शिप्रा। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार सभ्यताओं का जन्म किसने दिया? आपके ऑप्शन ए योजनाओं ने, बरसात ने, नदियों ने या वनस्पतियों ने। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी नदियों ने। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, नेमावर के पास नर्मदा कैसी दिखती है? आपके ऑप्शन चंचल और क्रोधी, एकदम सूखी, या सी शांत गंभीर और पानी से लबाबी, या डी मटमैली और छिछली। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कितने इंच पानी फसलों के लिए पर्याप्त होता है? आपके ऑप्शन ए 50, बी 100, सी 15 या डी 75 इंच। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड। ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको आपकी क्लास से रिलेटेड A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। तो इस लिंक को जरूर क्लिक करना, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आपको कहीं भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक करना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।